हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until recently, Nepal was a monarchy. अब हमें एक चीज़ को समझने के लिए ट्राई करना चाहिए जो हमारी आसपास की दो कंट्रास्टिंग सिचुएशंस हुई थी हमारी पास की कंट्री में जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती है, जिसका नाम है नेपाल। जो नेपाल था वो अब तक एक मोनार्की था, मतलब राजा रानी वाला जो वो था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन adopted in 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king. कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो अडॉप्ट किया गया था 1990 में। ये रिफ्लेक्ट करता था उस फेज को जो फाइनल अथॉरिटी रेस्ट करती थी किंग के साथ। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeed in putting an end to the powers of the king. जो पीपल ने उन्होंने मूवमेंट किया और उन्होंने ये चाहा कि वो जो उनकी कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। उन्होंने इसके लिए कई डेकेड्स तक लड़ाई की, और जो डेकेड्स है उसका मतलब होता है, डेकेड का मतलब होता है किसी 10 साल का समय। और आखिरकार वो सक्षम हो गए कि उन्होंने अब जो किंग की पावर्स हैं उनको एंड कर दिया। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। लोगों को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा कि नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाए। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be and they have fought for. वो ऐसा चाहते क्यों थे कि जो नेपाल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, क्योंकि वो उनके आइडियल्स मतलब उनकी सोच को नहीं दिखाता था कि जो नेपाल है वो कैसा होना चाहिए, और उसके लिए उन्हें लड़ाई करनी पड़ी। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. जैसे कि फुटबॉल के गेम में होता है, अगर एक रूल चेंज होता है तो वो सारे गेम को एक साथ ही बदल देता है। नेपाल एक मोनार्की से डेमोक्रेटिक कंट्री बनते समय उसने क्या किया, उसने नए कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को लाया ताकि वो एक नई सोसाइटी में फिट बैठ सके। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। इसी कारणवश जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया कंट्री के लिए 2015 में। The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. कि जो कैप्शन हमारे लेफ्ट साइड दिया गया है वो ये दिखाता है कि नेपाल का कौन कौन सा स्ट्रगल था। The country of Nepal has witnessed several people's struggle for democracy. There was a people's struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's resistance. The king then finally took over as the head of government in February 2005. जो कंट्री है नेपाल की उसने बहुत सारे विटनेस किए हैं पीपल के स्ट्रगल को। एक स्ट्रगल उन्होंने 1990 में भी किया था जिसने डेमोक्रेसी को 12 साल तक चलाया, 2002 तक। परंतु 2002 में किंग गायनेड्रा उन्होंने अपना जो राज्य है उसको बढ़ाने वापस लाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे गांवों को ऐसे कर करके एक रीजन्स को सबको पकड़ लिया और
वो आर्मी की असिस्टेंस की मदद से, और उसने आखिरकार फरवरी 2005 में जो गवर्नमेंट है उसका हेड बन गया वो। In November 2005, the Moise joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to a larger public an imminent return to democracy and peace. पर नवंबर 2005 में जो मोइस थे उन्होंने ज्वाइन की अदर पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट को साइन किया जा सके। इस एग्रीमेंट में ये दिखाया गया है कि जो लोग हैं वो वापस डेमोक्रेसी को चाहते हैं और शांति को। In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. 2006 में लोगों ने मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बहुत ज़ोरों से शुरू किया। ये रिपीटेडली रिफ्यूज़ कर रहे थे स्मॉल कंसेशंस को जो राजा करता था, जो उन्होंने किए थे अपने पूरे राज्य में। परंतु आखिरकार 2006 में जो किंग था उसने जो थर्ड पार्लियामेंट्री है उसको वापस लेके आया और पॉलिटिकल पार्टीज से पूछा कि वो एक गवर्नमेंट को फॉर्म करें। In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. The above photos show scenes from the People's Movement for Democracy in 2006. 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेसी बन गया था आफ्टर जो मोनार्की है उसको पीछे छोड़ के। जो उपरोक्त फोटो है ये है हमें यह दिखाती है कि लोगों ने क्या स्ट्रगल किया था अपने उस समय में डेमोक्रेसी को वापस लाने में। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. जो second important purpose है constitution का वो यह है कि वो एक nature of country के political system को दिखाए। For example, Nepal's earlier constitution started that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that they have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these. अब जैसे कि नेपाल का पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था कंट्री में रूल्ड बाय किंग और उसके मिनिस्टर्स के द्वारा। इस कंट्री में अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। जिन कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी को, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत बड़ा ज़रूरी रोल प्ले करता है सर्टेन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और गवर्न डिसीजन मेकिंग को इन सोसाइटीज के बीच में। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. This misuse of authority can result in gross injustice, as demonstrated in the classroom situation below. कि जो डेमोक्रेसी हम लेते हैं, हम जो लीडर्स को चूज करते हैं, वो उन्हें पावर को अपने रिस्पॉन्सिबल होके यूज करना चाहिए। परंतु ऐसा हो सकता है कि कुछ लीडर्स हैं वो अपनी पावर से दूसरों के ऊपर जानबूझ के ठोप रहे हो, वो कुछ गलत काम या फिर कुछ और चीजें नहीं कर रहे हो, परंतु उनको फिर भी उसके लिए पछतावा करवा रहे हैं। ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। ग्रॉस इनजस्टिस एक बहुत बड़े पैमाने पर इनजस्टिस और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है। जो हमें नीचे कॉमिक दी गई है क्लासरूम की। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली,
His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asked Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. अब सुरेश है वो एक क्लास मॉनिटर है, परंतु वो लोगों को बहुत बुली करता है. जो उसके दोस्त हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसके साथ इतनी बातचीत नहीं करते हैं. मिसिस राव को, जो इनकी क्लास टीचर हैं, उन्हें थोड़ी देर के लिए किसी कारणवश क्लास को छोड़ के जाना पड़ा और उन्होंने सुरेश को कहा कि वो क्लास को माइंड करे. अब मैम के जाने के बाद अनिल कहता है, सुरेश कहता है अनिल को, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव. फिर वो बोलता है कि अनिल, आज मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा मिसेस राव को. बट अब अनिल बोलता है, बट व्हाट आई हैव डन. अब वो बोलता है कि अब मैंने क्या कर दिया. व्हेन मिसेस राव रिटर्न्स टू द क्लास, जब मिसेस राव क्लास में वापस आते हैं, मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. अब वो आके मैम को झूठी शिकायत लगा देता है कि मैम, जब आप बाहर गए हुए थे ना, तब अनिल बहुत जोर जोर से बातें कर रहा था और क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा था. उसने मेरे को बिल्कुल नहीं सुना. अनिल, अब मिसिस राव बोलती है, अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट, आई विल नॉट disobey the class monitor 100 times. अब मिसिस राव उसको डांटते हुए बोलती है, अनिल, आज तुम स्कूल में लेट तक रहोगे और तुम्हें यह 100 बार लिखना पड़ेगा कि मैं अपने क्लास मॉनिटर को डिसओबे नहीं करूँगा. अब अनिल बोलता है, बट मैम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग. अब वो बेचारा बोलता है, पर मैम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं. अब इसमें मेरे टीचर की भी गलती है. टीचर को दूसरे क्लासमेट से भी पूछना चाहिए था कि क्या अनिल ने सच्ची में किया, और अगर अनिल ने किया होता तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, और अगर नहीं किया होता, जो सुरेश है उसको भी पनिशमेंट देनी चाहिए थी. अब हमसे एक क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे राइट साइड में ब्लू में कि इन वट वेज इज द क्लास मॉनिटर मिस यूजिंग हिज पावर. ऐसे कौन कौन से वेज है जिसमें जो क्लास मॉनिटर है वो अपनी पावर का मिस यूज कर रहा है. और दूसरा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ मिनिस्टर मिस यूजिंग हिज पावर. अब कौन से ऐसी सिचुएशंस है जिसमें मिनिस्टर अपनी पावर्स का मिस यूज कर रहा है. रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजंस. वो रिफ्यूज़ कर देता है एक सैंक्शन को, प्रोजेक्ट को, उसकी मिनिस्ट्री का साउंड टेक्निकल रीजंस के कारण. दूसरा, थ्रेटन्स टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर. और वो डराता है, भड़काता है, डराता है अपने आसपास के लोगों को कि वो अपने सिक्योरिटी स्टाफ को भेज देगा उनको पीटने के लिए. तीसरा है, कॉल्स अप द पुलिस स्टेशन आस्किंग देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट दैट इज लाइकली टू बी फाइल्ड अगेंस्ट हिज रिलेटिव. कि वो बोलता है पुलिस थाने में कॉल करके कि जो मेरे रिलेटिव की कंप्लेंट है उसको फाइल मत करना और उसको बचा लेना. अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि इसमें A, B या C ऑप्शन करके हमें मैसेज करना. जिसका आंसर करेक्ट होएगा उसका आंसर पिन होएगा. In democratic societies, the constitution often lays down the rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. In the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. कि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज़्यादातर रूल्स हैं उसके वो गार्ड करते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के अपने पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा. जैसे कि हमारे पास ये पावर है कि अगर कोई भी मिनिस्टर अपनी पावर का गलत मिसयूज कर रहा है तो हम एक लेटर लिख के उस पर हम सब साइन करके या फिर एक वेबसाइट बना के जिसपे सब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम उसको हटा सकते हैं.
इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ये होता है कि वो हमें लॉज देता है जो फंडामेंटल राइट्स में कंटेन होते हैं, जिसके बारे में हम आगे आगे हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. अब हम आगे आगे पढ़ेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी को सारे पर्सन्स को, और ये भी कहता है कि जो कोई भी सिटीजन है उसको हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए उसके धर्म, उसके रंग, उसके कास्ट, उसके जेंडर और उसके पैदा होने के स्थान से रिलेटेड कर और बाकी बहुत चीज़ें भी हैं. द राइट टू इक्वालिटी, जो राइट टू इक्वालिटी है वो एक वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है गारंट जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. तो आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. उसके बिना आपको हमारे नए वीडियोस के लिंक नहीं मिलेंगे. बाय.